अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिजा नज़ीर और आप देख रहे हैं कश्मीर औरा पॉडकास्ट एपिसोड 3। आजकल के ज़माने में औरत मर्दों से कम नहीं है। औरत अगर ठान ले तो उसे कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आज का प्रोग्राम एक बहुत ही इंस्पिरेशनल प्रोग्राम होने वाला उन तमाम औरतों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हैं लेकिन कुछ एक वजूहात की वजह से पीछे रह जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मसरत फारूक, जो कश्मीर की पहली फीमेल एजुकेशन एंटरप्रेन्योर है। मसरत फारूक को हाल ही में एक नोबल अवार्ड से भी नवाजा गया है। मसरत फारूक ने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथ 80 और लोगों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। मैम, आप वाकई में एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दे जो आपको नहीं जानते। हालांकि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन जो आपको नहीं जानते उनको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं मसरत फारूक हूँ। मैं नूरबाग से बिलोंग करती हूँ, जो कि मुझे जो जाना चाहता है वो कश्मीर की फ़र्स्ट फीमेल एजुकेशन एंटरप्रेन्योर की वजह से मैं जानी जाती हूँ। तो हमारा जो रिसेंटली स्टार्टअप हो गया है स्मार्ट क्लासेस होम ट्यूशन, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब वर्ल्ड वाइड यहाँ पे लोग जानते हैं। तो मैम, हमें ये बताएं कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, कहाँ से आपका कॉलेज हुआ और कहाँ पे कब आपको ये आइडिया आया कि मैं एक ऐसा अपना एक एंटरप्रेन्योर बनूंगी? स्कूलिंग तो मेरी छोटा सा स्कूल से ही हुआ है, वो यारक पब्लिक स्कूल, वो जो कि पहले वो सिगडाफर चौक में था, उसके बाद वो शिफ्ट हो गया है। उस टाइम मैं 5th क्लास में पढ़ती थी जब वो शिफ्ट हो गया है, लेकिन वो फिर लोकेट हो गया था काकसराय में। और उसके बाद वहाँ से मैंने 10th पास कर लिया। 10th पास जो ही मेरा वहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी ज्वाइन की, नवाकदल हायर सेकेंडरी ज्वाइन की, जहाँ से मैंने 10+2 कर लिया। और वहाँ पे ख़त्म होने के बाद मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मौलाना आज़ाद रोड ज्वाइन किया, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, जो कि मैंने इग्नू के थ्रू किया। क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेरा मास्टर्स हो गया है। लेकिन जो ही मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज लाइफ थी, उस टाइम मुझे टीचिंग में बहुत ही इंटरेस्ट था। तो मैं खुद भी पढ़ती थी, बच्चों को भी साथ साथ पढ़ाती थी, तो जिसकी वजह से मुझे इसी में रोज़गार कमाने का शौक़ हो गया कि मैं टीचिंग का ही मेरी पैशन है और इसी में ही मैं एंटरप्रेन्योर भी बन गई। तो मैम, आप पढ़ने में बहुत ज़हीन थी, आप डॉक्टर बन सकती थी, जैसा कश्मीर में कुछ टाइम पहले तक ट्रेंड चल रहा था कि बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, आप एक ब्यूरोक्रेट बन सकती थी। तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप का ही रास्ता क्यों चुना? देखिए, हमारे उस टाइम वो हालात नहीं थे कि जो हमें मिशन रहबर जिसको बोलते हैं, कि जो एक इंसान को मोल्ड कर सकता है कि आपको कौन सा फील्ड चुनना है कौन सा नहीं। हमारी लाइफ में भी, हमारे बचपन में भी ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने स्ट्रगल्स की है, जिसकी वजह से हमें कोई मिशन जो है वो कोई साबित नहीं हुआ। तो उसकी वजह से हम आगे भी बढ़ते गए और उसके साथ साथ हम अपना रोज़गार भी कमाती गई, जिसकी वजह से मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप का ही चुन लिया, कि जिसमें मुझे फील्ड मिला कि हमें इस टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है। मैम, जैसे कि आप मैरिड हैं, तो शादी के बाद एक लड़की के लिए उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। उसको अपने इन लॉज के साथ एक नए से कंप्लीटली एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। और अगर शादी के बाद भी एक औरत अपना करियर जो है परस्यू करना चाहती है, तो उसके लिए उसको इन लॉज का, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट होना चाहिए। तो आपके इन लॉज का आपके साथ कैसा सलूक था? आपके हस्बैंड का आपको कितना सपोर्ट था? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे हस्बैंड है माशाल्लाह, वो बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। लेकिन इन लॉज का मेरा इसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन जैसे आपने बताया कि जब एक मैरिड वुमेन होती है या किसी बिजनेस में होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक बिजनेस में होना और अपना जो हाउस होल्ड चोर जो होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, साथ साथ अगर वो इंसान निभाए, तो उसमें कोई भी, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आजकल की जो औरतें हैं, कोई इन लॉज जो है कोई भी हो, उनमें उसके काम में इंटरफेयर कर सकते हैं। जब अपना जो एक वुमेन है अपना रोल निभाएगी, हर एक फील्ड में जाएगी जहाँ पे वो अपना हाउस होल्ड चोर्स या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें इंटरफेरेंस कर सकता है।
तो मैम जैसे कि हमें पता है कि औरतों के रिगार्डिंग कितने सारे स्टीरियोटाइप्स हैं हमारी सोसाइटी में। कश्मीर की अगर पर्टिकुलरली बात करें, यहाँ पे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स औरत के साथ जुड़े कि एक औरत को सिर्फ नर्चरिंग का काम करना है, हाउस होल्ड को संभालने का काम करना, एक औरत एक ब्रेड विनर नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो उस स्टीरियोटाइप को आपने कैसे तोड़ा? क्या कुछ आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम लड़कियों के लिए जो इन स्टीरियोटाइप से गुजर रही हैं? देखिए, मैं अगर खुद की बात करूंगी, जब मैं यहाँ पे बहुत ही फेमस हो गई कश्मीर एंटरप्रेन्योर की वजह से, या फर्स्ट फीमेल एजुकेशन एंटरप्रेन्योर की वजह से, जो ही मैं वायरल हो गई, जितना मैं ज़्यादा वायरल हो गई, लेकिन लोग जो है जैसे कि हम स्टीरियोटाइप की सोसाइटी में ही रहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि अगर लोग या कोई औरत मतलब किसी इंसान में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी कि वो क्या बता रहा है क्या बता रहा है, मुझे लगता है कि एक वुमेन आगे नहीं बढ़ सकती। अगर मैं खुद की बात करूंगी, मैं जो ही वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, मुझे भी लोग टॉन्ट करने लग रहे थे कि इम्तिया कौर हम टीचिंग में है, उस साल से है, इस साल से है। लेकिन मैंने किसी से काम माइंड नहीं किया कि जो लोगों को बोलना था उनको वो बोलने दीजिए, लेकिन जो मुझे अपना काम करना है मैंने वो निभाया, और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और जो भी मैंने आज तक हासिल किया है वो इसकी वजह से नहीं है। लेकिन जब तक एक लड़की को अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होगा, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा, मुझे लगता है कि एक लड़की आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि अभी आपका जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, और आपके क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स है, क्या कुछ आपके एस्पिरेशंस है, कैसे आप हमारे कश्मीर के बच्चों को सर्व करना चाहते हैं, और क्या आपके ड्रीम्स हैं हमारी सोसाइटी के लिए? देखिए, पहले जो मैं इस फील्ड की बात करूंगी, जो जिस फील्ड में हूँ, मेरे बाद भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस आ गए मतलब जो अपना रोजगार हासिल करना चाहते हैं। मुझे उससे कोई इशू नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपना जो इदारा है कायम कर लिया, वैसे बहुत सारे लड़कियां भी हैं, या बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ भी है, लड़के भी हैं जो ये सेटअप करना चाहते हैं। लेकिन एक फ्लक्चुएशन होती है इसमें, लाइक मैं अपनी बात करूँगी कि जो मैंने फ़ी रखा है वो इसमें रिवाइज्ड रखा है। मतलब हमें बहुत सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जिनको हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो पेरेंट्स अफोर्डेबल नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ पे भी जिसके बाद भी मैंने जिन्होंने भी मेरे बाद ट्यूशन छोड़े हैं, उनका क्या है कि वो अगर हम 10th क्लास की बात करें, जैसे कि मैं 9 to 10,000 रुपीज़ उनको चार्ज करती हूँ, लेकिन जो अदर इंस्टीट्यूशंस वाले हैं वो 12,000 करते हैं, 15,000 कर रहे हैं। लेकिन उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे मैं इस प्रोग्राम के थ्रू उनको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं खाली ये नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ एजुकेशन फील्ड में। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो फ़ी होना चाहिए वो रिवाइज्ड होना चाहिए। यानी कि अगर कोई गरीब बंदा भी आ सकता है, वो भी कल अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो कि एक एजुकेशन सिस्टम जो है इन्होंने एक बिजनेस बना दिया। नो डाउट मैं यहाँ पे एक बिजनेस वूमेन ही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे सोसाइटी का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो हम एजुकेशन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो भी हम इसको महंगाई हम लोगों ने इसको बना दिया, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो कि मजदूर का बच्चा होता है, या अगर किसी बच्चे का बाप ऑटो ड्राइवर होता है या कुछ भी होता है, लेकिन वो 10,000 8,000 तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन हमें ये होता है कि जो मेरा इंस्टीट्यूशन है, मैं इसमें ये भी ख्याल रखती हूँ कि अगर जो 10th क्लास का बच्चा है वो 5,000 रुपये अफोर्ड कर सकता है, मैं उसको उसमें भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे देती हूँ। यानी कि मैं टीचर से ही बात कर लेती हूँ कि हमें उनके बारे में भी सोचना है, या किसी टीचर मैं ज़्यादा देती हूँ, किसी टीचर को कम। लेकिन आफ्टर ऑल जो भी सोसाइटी में बच्चे होते हैं, मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हूँ। लाइक वो डिस्क्रिमिनेट इन द सेंस कि कोई पेरेंट अफोर्डेबल होता है, कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि जिस पेरेंट को जिसका माँ बाप डॉक्टर है मैं उसी को चुन लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास हर एक सोसाइटी के बच्चे आ सकते हैं जिनको लगता है कि हम अपनी कॉपीज़, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी कॉपीज़ तक भी बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आई एम अवेलेबल। तो वो मेरे पास आ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी वेबसाइट है, मेरा नाम है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू जो मेरे से जुड़ सकते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक। तो मैम हमें ये बताइए कि एजुकेशन, जैसे कि हम सबको पता कि कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो क्वालिटी एजुकेशन आजकल बच्चों को नहीं मिल रही है। हर जगह हम देखें इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं,
डोर टू डोर देखिए हर जगह पे कोचिंग अवेलेबल है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का जो फैक्टर वो मिसिंग है। तो आपके क्या एफर्ट्स रहते हैं बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए? देखिए मैं इस क्वालिटी की बात करूंगी कि जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि हम अगर बच्चों की बात करें, अगर मेरे इंस्टीट्यूशन में 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, इट्स नॉट लाइक कि 100 के 100 बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, राइट। लेकिन एक काम होता है, एक उस्ताद का ही एक काम होता है, अगर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन मिस कर रहा है, वो एक टीचर का ही काम है वो उसको मोल्ड कैसे करे, ठीक है। यानी कि एक टीचर ही वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल उस बच्चे के लिए बन जाता है जहाँ पे उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। मैं बताऊंगी कि अगर मैं होम ट्यूशन के साथ कर रही हूँ या किसी भी एजुकेशन सिस्टम के साथ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये देखना है कि अगर ये बच्चा है, अगर ये एवरेज पे है, ये मतलब ऊपर कैसे जा सकता है, यानी कि इसकी जो इंटरेस्ट है वो कैसे इस सब्जेक्ट में बढ़ सकती है, वो तो लेकिन टीचर ही कर सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल मैं ये बताना चाहूँगी, और उसकी साइड बाई साइड पेरेंट्स का भी इसमें अहम रोल रहता है। क्योंकि जब तक पेरेंट उसको बच्चे को ना देखे, देखिए मैं बताऊँगी, अगर हम अभी डोर टू डोर होम ट्यूशन अवेलेबल रखते हैं कि बच्चा घर से नहीं निकलता है, चाहे वो पेरेंट्स कितना भी हेजिटेट करते हैं बच्चों को बाहर निकलने से, लाइक यहाँ पे अभी ड्रग का ये है, ड्रग यहाँ पे हम अगर लोअर क्लास की बात करें, अगर 10th क्लास का बच्चा होगा वो भी अभी स्मोकिंग कर रहा है, राइट। तो जो भी पेरेंट्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं बच्चों को बाहर निकलने से, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग एडिक्शन है वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे हम मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, उसकी वजह से भी यहाँ पे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इंसान ड्रग का शिकार हो सकता है, ठीक है। तो ये हम स्कूल की बात करें कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भी आज स्मोक करते हैं, लाइक कि 8th क्लास का बच्चा होगा वो भी स्मोक करते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल हम ये बता सकते हैं, अगर टीचर को साइड में हम रख सकते हैं, पेरेंट्स का भी इसमें बहुत ही अहम रोल रहता है कि वो अपने बच्चे पे निगरानी रख सकते हैं कि मेरा बच्चा अगर स्कूल जाता है वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। बीइंग एज ए मदर मैं ये भी मतलब बोलना चाहती हूँ कि मैं एक बच्चे के लिए, अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं उनके लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ कि वो क्या करते हैं। यानी कि एक माँ ही या एक बाप ही अपने बच्चों पे नज़र रख सकते हैं कि अगर मेरा बच्चा ट्यूशन जाता है या ट्यूशन सेंटर्स पे जाता है, कोचिंग सेंटर पे जाता है या होम ट्यूशन ले लेता है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। लाइक कि मतलब आप बताएंगे उसको कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है क्वालिटी एजुकेशन ही हासिल करे या कुछ और। लेकिन जो उनके एग्जाम्स होते हैं या साइकिल टेस्ट होते हैं, यूनिट्स होते हैं या टर्म्स होते हैं, उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस जो है हाथों हाथ पेरेंट्स के हाथ लग जाती है। या हम टीचर की बात करेंगे, टीचर का भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो कहाँ पे लैग कर रहा है। तो हमें ये बताएं कि मैम कोविड के टाइम पे आपने अपना बिजनेस शुरू किया था, तो कोविड एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे सबको लगा कि अब हमें करने को कुछ नहीं है, एक वो ओबेसिटी वाली लाइफ सब लोग गुजारने लगे थे। तो उस पीरियड को आपने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगी उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उन्हें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करनी चाहिए? देखिए मैं अगर फीमेल्स की बात करूँगी, आई एम माई सेल्फ ए वुमेन, अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे, अभी मेरी रिसेंटली एक पोस्ट आया था हायरिंग का, ठीक है। वहाँ पे मुझे लगता है कि हज़ारों तादादों में मैंने मैसेज रिसीव किए या एप्लीकेशन रिसीव किए। व्हेन दे केम टू नो कि ये होम ट्यूशन है, उनको थोड़ा वो हिचकिचाहट हो गई कि होम ट्यूशन मैम, नहीं हम ऐसे हैं, मैरिड हूँ या मैं लड़की हूँ, मैं किसी के घर नहीं जा सकती हूँ। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि किसी के घर जाए फिर पता नहीं वहाँ पे क्या जाए। हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं या इस मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। देखिए मैं बताऊंगी, जब तक एक लड़की डिफरेंट फेज से नहीं गुजरेगी तब तक वो कुछ सीखेगी नहीं, राइट। क्योंकि हम हमेशा ये बोल रहे हैं कि जब तक एक लड़की सोसाइटी के बाहर नहीं निकल सकती है, वो अपना जो चाहे वो कारोबार होगा या किसी भी, अगर वो अपना ही सेटअप कुछ कर ले, लेकिन जब तक वो चैलेंजेस फेस नहीं करेगी तब तक उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लाइक मैं खुद की बात करूँगी, अगर मैंने कोविड को अपॉर्चुनिटी एक ले ली खुद के लिए कि मैंने एक इंस्टीट्यूशन रन किया जिसकी वजह से मेरे पास अभी 300 स्टूडेंट्स है या 80 से ज़्यादा ट्यूटर्स हैं। लेकिन ये भी मैं बताऊँगी कि
मैंने जब तक चैलेंजेस में फेस नहीं किए तब तक मुझे कुछ हासिल नहीं होता। यानी कि हर एक फील्ड में, चाहे कोई भी फेज हो लाइफ का, जब तक इंसान उसमें चैलेंजेस फेस नहीं करेगा तब तक इंसान को कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। तो लास्ट में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि कितना जरूरी है एक औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आजकल के ज़माने में? बिल्कुल, मैं बताऊंगी कि जो आजकल की सोसाइटी है, अगर हम ये ऐसी बात करेंगे कि अगर गरस में 5 बज असन 5 वे असन जना, लेकिन तब भी इंसान को बराबरी नहीं आती है। इतनी महंगाई है, चाहे अगर हम महंगाई की बात करें या मतलब किसी की चीज की भी बात करें, अगर सोनास अनुन सुच वारिया द्रोग गसान है कि नहीं। अगर हम ऐसी बात करें, बच्चों की बात करेंगे, बच्चों की बात, आप बच्चों की फीस ही देखेंगे कि बच्चों की फीस क्या है, क्या नहीं। स्कूल बसेस का फी है या ट्यूशंस का फीस है। यानी कि यहाँ पे जो अभी मतलब कारोबार तो उतना ठीक नहीं है। मैं बात करूंगी कि इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, मतलब एक इंसान अगर घर में 5 इंसान होंगे, 5 भी आसन कमावन, लेकिन तब भी इंसान को बराबरी नहीं आती है, राइट। तो लेकिन एक इंसान यानी कि एक वुमेन को अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहना, वो एक बहुत ही मतलब ना, मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक वुमेन के लिए। क्योंकि मैं बताऊंगी कि एटलीस्ट वो एक हस्बैंड को ही नहीं, पूरे एक सोसाइटी को भी मतलब ना, एक अपने बच्चों को भी सपोर्ट कर सकती है। लाइक अगर उसके हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी वीक होगी या ठीक होगी, लेकिन तब भी एक वुमेन एक मर्द को सपोर्ट कर सकती है। यानी कि जो भी बर्डन्स होते हैं वुमेन्स के, वो हस्बैंड पे नहीं पड़ सकती है या किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती है कि मुझे आप उस चीज़ में हेल्प करो, इस चीज़ में हेल्प करो। लेकिन आजकल के ज़माने में ये बताना चाहूँगी कि हमें एक वुमेन होके अपने आप पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सबकी तो ठीक नहीं होती है। यानी कि जो मर्द होते बिजनेस में होते हैं, उनको भी कभी अप एंड डाउन्स आ सकते हैं बिजनेस में। लेकिन एक वुमेन का डिपेंडेंट रहना, एक इंडिपेंडेंट रहना, एक मर्द के लिए एक ऐसा सपोर्ट बन सकता है कि मतलब मर्द भी ऐसे मतलब बन सकता है या देख सकता है कि नहीं, कि ना मेरे पीछे कोई और है। अगर मैं मेरे बिजनेस में कुछ अप एंड डाउन्स आ गए तो मेरे पीछे कोई एक इंसान है जो कि मेरी फैमिली का या मेरे बच्चों का, इनफैक्ट मेरा भी ख्याल रख सकती है। हमारे पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड था और उम्मीद है आप आगे भी हमारे पॉडकास्ट को इसी तरह पसंद करते रहेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम के वेन्यू पार्टनर थे मी एन यू कैफे बेमिना श्रीनगर। दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।